उस गांव से पहले पेपर हुआ, 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 1 मिनट, अरे बच्चों, 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया उसमें से, गांव में से, मतलब पेपर पास हो गया। अब इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू में एक परिवार जो था वो क्या हुआ, अपने साथ में गांव के 10-20 मौजूद आदमियों को लेकर श्रीमान के पास पहुंच के कि जी हमारे बच्चे को इंटरव्यू में मदद करो। वो बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और भी किसी का हो रहा है कि हाँ और भी हो रहा है भाई, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, 4 बच्चे हैं टोटल, चलो देखते हैं। अगले ही दिन दूसरे परिवार के पहुंच गए, अगले ही दिन तीसरे परिवार के पहुंच गए। 3 परिवारों ने ये कहा कि भाई मारा लगना चाहिए, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं किसका लगा किसका नहीं, मारा जरूर लगना चाहिए। चौथा था मेरे मौसा जी, वही बोले बोला जी जो ठीक लगा आपने देख लियो। उन्हें क्या करा, वो चौथा लगा दिया, वो मेरे वाला बनोया जो है वो कनेक्टर लग गया। मैं आपको उस गांव की कहानी बताता हूँ। तेजी मान आज जा चुके हैं दुनिया से, कांग्रेस की सरकार भी जा चुकी है, उससे अगली सरकार भी जाने वाली है। उन 4 परिवारों में आज भी मुंह का बोल नहीं है कि तने मारे वाला नहीं लागण दिया। और तेजी ने भी साफ साफ कह दिया था कि मैं एक न ला सकूंगा मैं तो। अब इस प्रोसेस को आपने समझा थोड़ा सा, ये प्रोसेस कहां लेकर गई समाज को। और वो जो लगा नहीं था ना, अब उस बहस को वो सरपंच के इलेक्शन में भी आगे लेके जाते हैं, उसी बहस को वो एमएलए के इलेक्शन में भी लेके जाते हैं, उसी को पार्लियामेंट इलेक्शन में भी लेके जाते हैं। दिक्कत क्या हुई कि जब हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं मिली तो हमने अपने को प्राइवेट में करवा दिया, और जब उसको प्राइवेट में नहीं मिली तो फिर उसको शहर में ले गए। हम अपने अपने को लेके चले गए और हालात सुधारना भूल गए। ये देखना शुरू नहीं किया कि भाई अगर गांव में रह के उससे अच्छी एजुकेशन हो सकती है क्या। हमने कैलकुलेशन करी थी, और ये कैलकुलेशन आप सभी को पता है, आप अंदाजा लगाइए। अरे 1 मिनट, मान लो आपके गांव का, जैसे अभी भी छोटा छोटा कैलकुलेशन किया, 1000 बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक मोटा तौर पे बता रहा हूं, कम है तो कम हो जाएगा। जिस गांव का 1000 बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चे का 1 महीने का खर्चा लगभग 4000 रुपए है। हाँ जी, किसी का 5000 भी होता है, किसी का 2000 भी होता है, तो 3000 भी है, तो हम 4000 एवरेज मान के चले तो 1000 बच्चों का टोटल 40 लाख रुपया हर महीने जमींदार अपने गांव में से कमा के खाली करके शहर को दे रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, आपने शहर को दे तो दिया, लेकिन बदले में आपको बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। गारंटी किसी स्कूल के अंदर एडमिशन के बाद आपके बच्चे की जिंदगी सुधरेगी उसकी नहीं है, या है आपको लगता है? कोई भी गारंटी नहीं है ना, 1% भी गारंटी नहीं है। सिर्फ कंपटीशन है, और कंपटीशन बच्चों को बच्चों से अलग करता है। मेरा ये मानना है, मैं एक ऐसे ही मेरे गांव के नजदीक में गांव है 10 किलोमीटर, तो मैं वहां गांव के बुजुर्गों से और मौजूद लोगों से बातचीत कर रहा था जैसे आज कर रहा हूं। तो वहां एक बुजुर्ग मेरे दादाजी को जानते थे, वो मुझे बोले कि यार तू तो बुल्ले का बोलता नहीं है। कबूल सिंह है मेरे दादाजी का नाम, तो मेरे को बुल्ला बोलता है। तो मैं कहा हाँ दादा मैं बुल्ले का बोलता हूँ। तू तो चंडीगढ़ रहा कर है। मैं कहा हाँ, तो फिर यहाँ क्यों धक्के खा रहा है? तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा। मेरे को उस टाइम से पहले किसी ने ये सवाल पूछा नहीं था कि तू क्यों धक्के खा रहा है। तो मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं क्यों खा रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे जब शहर से गांव की तरफ मैंने रुख किया, अब आपके गांव में मैं आया, मान लो मेरे को आपके गांव से क्या लेना। मैं चंडीगढ़ से आपके गांव में आया, कल मैं इधर ही था, दिल्ली था कल मेरा सेमिनार, मैं वहां से पहले चंडीगढ़ गया और फिर वहां से आज मैं सुबह आया। तो क्यों आया? मुझे लगा कि जब मेरा बेटा, आज मेरा बेटा पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा रहा है, वो वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है, अपने लेवल पे वो इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ठीक ठाक अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो कहीं अच्छी नौकरी भी करने लग जाएगा, उसके पास अच्छा घर और गाड़ी भी हो जाएगी, कभी ना कभी तो वो हो सकता है कि वो अपने गांव की तरफ भी रुख करे। जब वो गांव में आए जहां उसकी जड़ें हैं, वो जब उन जड़ों की तरफ वापस लौट के आए तो उस गांव का हालात क्या होंगे कि आज अगर जिस गांव में 400 बेरोजगार हैं, आज से 10 साल बाद वहां मुझे लगता है 1000 से प्लस बेरोजगार होंगे। आज जिनके पास 4 किल्ले हैं वो उनके 2 बच्चों में डिवाइड होके 2-2 हो चुके होंगे, जिनके पास 1-1 है वो आधा हो चुका होगा। इसका मतलब गरीबी बढ़ती चली जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, नशा बढ़ता चला जाएगा। और जब वो बच्चा वहां आएगा, क्या हम आज क्या कहते हैं जब गांव में जाता है कि गांव के अंदर काम करो, भाई गांव में जाकर के सुधार करो, कहते हैं कि नहीं नहीं गांव का नहीं हो सकता सुधार। मैं बैठा गांव वालों से मैंने बात की, आपका तो गांव चलो शहर के बहुत नजदीक है तो कम लोग यहाँ से माइग्रेट होते होंगे, मेरे गांव में, मेरा गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 45-45 किलोमीटर दूर है, तो मेरे गांव से बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। गांव छोड़ के कौन जा रहा है? गांव छोड़ के 2 ही तरह के लोग जा रहे हैं, या तो जिनके पास आय का साधन शहर में है, या फिर जिनको लगता है अपने बच्चे को पढ़ाना है और हम शहर की तरफ जा रहे हैं, जिनके घर में गुंजाइश है, मतलब उनकी जमीन ठेके पे देके, या फिर भैया वहां से आमदनी आए, एक भाई घर में कमा ले, तू शहर में जाके तू किराए पर रह ले, हम रख ले। तो जो गांव में थोड़ा बहुत सोचने वाला तबका है वो गांव छोड़ के चला गया। अब गांव में वही बचा जिसके पास या तो गुंजाइश नहीं शहर जाने की, या बहुत थोड़ा तबका ऐसा है जिसका मन नहीं लगता शहर में, बहुत थोड़ा है। इस वजह से क्या हुआ, गांव के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई। ऊपर से फिर ये वाली राजनीति जो मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया, गांव में से 1 या 2 आदमी अपनी चौधर दिखाएं और उसी से वो उनको लगता है कि यही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। अब जब गांव के अंदर वापस जाने लगे तो मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा जब गांव में आएगा और आपके जो 1000 बेरोजगार वहां हो चुके होंगे, उन बेरोजगारों का खर्चा कैसे निकलेगा? एक ही तरीका है, फिर तो मतलब या तो ठगी चोरी और या फिर लूटपाट, यही तो समाज आगे बनेगा ना। इसका तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, इसका तो यही समाज का अंत तो यही होगा। इसको ठीक करने का तरीका क्या है? कोई सुझाव है आपका? सरकार इतनी योजनाएं लेकर आती है, किसी का भी फायदा गांव को मिलता है? मुझे नहीं लगता किसी का भी फायदा मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि किसी भी योजना के अंदर, किसी भी काम के अंदर गांव के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन टॉपिक पे बात कर सकें। तो मैं जैसे कि सोनू के साथ बैठा बात कर रहा था, पानी रखा ऊपर। हम बैठे बात कर रहे थे भाई गांव के लिए क्या किया जा सकता है, भाई क्या इस सिचुएशन को सुधारा जा सकता है, क्या इस हालात को बदला जा सकता है। इसी चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए मैंने सोचा कि चलो यार गांव के 20-50 लोग आ जाएं अगर, तो हम चर्चा करके देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरा फाइनल सुझाव आपको ये है कि अगर हम ऐसा करें कि गांव को ये बता सकें कि आपके पास जितने बच्चे आज इस दौर में गांव में हैं, हर बच्चे के पास एक पर्टिकुलर हुनर है। उन बच्चों के पास कोई ना कोई तो कुदरत ने उनको हुनर दे रखा है। आज से पहले हमें ये नहीं पता चलता था कि इस बच्चे के पास क्या हुनर है। ये एक मैं समझता हूं, पता नहीं तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इसी चीज पे लगा दिए कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मेरे घर में जो बच्चा जन्म लिया वो असल में किस काम के लिए पैदा हुआ, कुदरत ने उसको क्या दे के भेजा। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है
कि हम इसको एक दिशा दे सकते हैं कि गांव में अगर 1000 बच्चा है तो 1000 के 1000 बच्चों को हम ये देख सकते हैं कि ये बच्चे इस काम के लिए पैदा हो रखे हैं। अगला काम सोसाइटी का, समाज का और गांव का है कि वो उन बच्चों को ये देख करके कि इसके पास में ये हुनर है, उसी से संबंधित उसकी ट्रेनिंग गांव में ही प्रोवाइड कराए। जब गांव में ही वो ट्रेनिंग प्रोवाइड हो तो उसका समाज उसके साथ में रोजगार भी वो गांव में ही प्रोवाइड करे। शहर में भी तो, शहर में क्या है, वहां भी तो लोग ही है ना। आपको एक चीज जानकर बड़ी ताज्जुब होगा या आपको पता हो शायद कि गांव को खत्म क्यों किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ कर किया जा रहा है? दो चीजें बताता हूं मैं आपको। एक चीज, गांव का मेन व्यवसाय क्या है? खेती है। और मेरे ख्याल से आज सबसे घाटे का सौदा खेती है ना? और ये बात आपको भी मालूम है और ये बात उनको भी पता है जो राज कर रहे हैं। तो क्या ये जानबूझ के हो रहा है? खेती को घाटे का सौदा बनाने से क्या होगा कि जमींदार अपने बच्चे को खेती के साथ जुड़ने नहीं देगा। वो कहेगा भाई खेती में कुछ नहीं रखा, तू पढ़ लिख ले और कुछ बन जा। वो कुछ बन जा के चक्कर में अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश करता है। उसको पढ़ने के लिए शहर भी भेज देता है। जिसका बच्चा 10 साल 15 साल शहर में रह लेगा वो खेती से जुड़ नहीं पाता, वापस खेत में आने की कोशिश नहीं करता। एक दिन ऐसा आता है या तो नौकरी के लिए या उसके रोजगार के लिए या उसके बिजनेस के लिए उस जमींदार को अपनी जमीन या तो गिरवी रखनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है, लोन लेने पड़ते हैं। यही होता है। वो खेती से पहले ही कट गया। अब अगर रोजगार का साधन नहीं बचा तो क्या होगा? जमींदार ऑलरेडी लोन ले चुका है, वो ऑलरेडी कर्जे में है, कमाई कुछ हो नहीं रही है। अब जमीनें नीलामी पर आई। इससे दो काम होते हैं। जो बेरोजगारी क्रिएट की जा रही है, जितने बेरोजगार इकट्ठे हो रहे हैं, अरे बच्चों रुको, इस बच्चों को तो आपने बिठाया ही गलत। बच्चों को तो कुछ आधी चीजें तो समझ भी नहीं आएंगी, इनके काम की तो चीज भी। आप जा सकते हैं बच्चों, जाओ घर, बच्चों की छुट्टी होगी। जो 6ठी से छोटे बच्चे हैं वो जाओ, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले रह जाओ। बच्चा अपना गांव छोड़ के शहर जा चुका है, वहां वो बेरोजगार है ऑलरेडी। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अब उनके पास दोनों लोग आ गए। उनका बेटा तो सस्ता मजदूर बनने को तैयार है, वो 5000 में भी नौकरी कर लेगा, 8000 में भी कर लेगा, 15000 में भी, 20000 में भी। और जो उसका बाप है खेती कर रहा था, उसकी जमीन आसानी से वो एक्वायर कर सकते हैं। फिर जमींदार सोचेगा इसमें तो बच भी कुछ नहीं रहा था, इससे अच्छा बढ़िया है, वैसे 20-30 लाख रुपए तो मिल ही गए। मैंने ऐसा बहुत लोगों को कहते सुना है कि खेती में कुछ बचता नहीं, तो इसलिए इसका जमीन का बिक जाना, एक्वायर हो जाना ही बढ़िया बात है। विकास के नाम पर आपकी जमीनें भी हथिया ली गई, आपकी औलाद को भी निहत्था कर दिया। अब आपके पास कुछ नहीं। ये बहुत ही शातिराना तरीके से प्लान्ड स्ट्रेटजी है सरकारों की, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, उन लोगों ने चुनाव को इतना महंगा कर दिया कि उनके लिए फंडिंग कहां से आएगी? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनको फंडिंग देंगी, तो उनके लिए उनको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, उसके लिए उनको जमीनें चाहिएंगी। जमीनें कहां से आएंगी? जमींदार से आएगी। जमींदार
को पता ही नहीं है कि उसके साथ में जानबूझ के ये कर किया जा रहा है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे? सरकारी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है तो उसकी फीस है 0 रुपए, कोई फीस नहीं होती। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी कुछ ना कुछ फीस है, और मेरे ख्याल से अच्छी खासी फीस है। एक तो सरकार को वहां से टैक्स मिल रहा है, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, जैसे प्राइवेट अब बसें आ गई हैं आजकल, तो अस्पताल देखो आप, सरकारी से ज्यादा बेटर प्राइवेट चल रहा है। ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, इवन कुछ मेरे ख्याल से अभी तो आपने सुना होगा कि रेलवे पे भी प्राइवेटाइजेशन का बातचीत चल रही है कि भाई स्टेशन भी देंगे हम प्राइवेट संस्थाओं को। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारी तंत्र में काम करते हुए जीडीपी नहीं बढ़ती है। सरकारी स्कूल जीडीपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जीडीपी का हिस्सा है। क्योंकि जब आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो स्कूल बस खरीदेगा, आप वर्दी खरीदने के लिए पैसे खर्च करोगे, किताबें, महंगी किताबों के लिए पैसा खर्च करोगे। जब पैसा खर्च होता है तो जीडीपी बढ़ती है। तो सरकार सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए कि भाई हम देश विकास कर रहा है, वो जीडीपी पे काम करते हैं, ना कि इंसान पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि गांव को बैठ के इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि गांव में जितना भी बेरोजगार तबका है या जितना भी बेरोजगार नवयुवक है, उसको रोजगार उसके टैलेंट के हिसाब से मिले। क्यों जी? अब ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये बेटा है, इसका ये बेटा है, उसका ये बेटा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मेरा बेटा बहुत बढ़िया पोजीशन पर भी बैठ गया और मेरी पड़ोसी के बेटे के हाथ में पिस्तौल है, तो गोली तो कभी भी मेरे वाले को भी लग सकती है ना। अगर उसके हाथ में इंजेक्शन है तो वो तो कभी मेरे वाले को भी लग जाएगा, कन्फर्म है, तो पक्का है। तो हमने क्या किया कि हमने अपने वाले के बारे में सोचना शुरू ज्यादा कर दिया और दूसरों के बारे में सोचना कम कर दिया। यही कारण हुआ कि सोसाइटी के अंदर जहां पहले दूसरे मोहल्ले का आदमी भी हमारे बच्चों को डांट दिया करता था, आज उसको डांटने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज वो हमारे बच्चे के बारे में सोचता नहीं है। वो सोच अपने बच्चे के बारे में रहा तो हमारे वाले को कैसे डांट देगा? पहले सबके बारे में सोचा करते थे। पहले तो ये बात करते थे, मेरे ख्याल से जब हम बात करते थे तो मेरा तेरा की बजाय हम कहते थे गांव राम की बात है। ऐसे होता था कि हम वो गांव को पहले प्रथम रखते थे, सोसाइटी को, समाज को, दूसरों को पहले रखते थे कि यार नहीं, ऐसे समाज में नहीं होता। और आज हम पहले अपने आप को रख रहे हैं और समाज चाहे जाए कहे। तो मुझे ये लगता है कि अब दोबारा से बैठ करके सोचने का वक्त है कि इस विषय पर क्या किया जाए। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रस्ताव लेके आया हूं। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहने आया हूं कि मेरा एक विजन है, मैं उस विजन के साथ चला हुआ हूं कि भाई इस गांव को, इसी गांव का आदमी सुधार सकता है। अगर किसी को ये वहम है कि मैं आपके गांव को या सरकार का कोई आदमी आपके गांव को या कोई एमएलए या कोई एमपी आपके गांव को सुधार सकता है, तो वो नहीं हो सकता। एक सरपंच का इलेक्शन पूरे गांव को आपस में बांट देता है और वो सारी उम्र भी चलता है। क्यों? क्योंकि बांटने से का एक फायदा होता है बड़ा खूबसूरत कि आप असली सवाल तक नहीं पहुंचते। जब तक आपके मतभेद आने शुरू होते हैं तब तक दूसरा चुनाव आ जाता है। भाई जब तक वो मतभेद मिटने शुरू होते हैं इतना अगला चुनाव आ जाए। अगर ना उसने पिछले चुनाव में करा था, इसका तो उसकी रोजगार नहीं है। हम इस बात की तरफ गौर नहीं करते। आप में से किसी ने बैंक से लोन लिया है कभी कोई बिजनेस शुरू करने के लिए? किसी ने भी? नहीं, मैं वो प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूं। किसी ने बिजनेस के लिए लिया हो 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दिया था? तो अब आप बताएंगे नहीं गाड़ी के लिए, हाँ चलो गाड़ी के लिए सही,
गाड़ी के लिए लो या बिजनेस के लिए लो, सबसे पहले बैंक ये देखता है कि आप कमाते कितना हो। मान लो गाड़ी के लिए लोन लिया तो पहले आपसे पूछे भाई ITR लेके आओ या फार्म लिया जो के आधा 1 घंटे में आया। फर्द मांग ली थी ना, तो इसके पास इतनी जमीन है, इतना इसकी गुंजाइश है और ये इतने पैसे जो दे रहे हैं ये हल्के हल्के करके दे देगा वापस, इसके पास आमदनी का साधन है। पहले ठंडा डालिए। जब फैक्ट्री के लिए या किसी छोटे से बिजनेस के लिए मान लो 50,000 का भी लोन लेना हो तो बैंक आपसे ना कागज मांगता है, एक फाइल मांगता है, जिस फाइल के अंदर DPR होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो ये बताती है कि मेरे पास इतनी जमीन यहाँ से आएगी, इतनी जमीन यहाँ से आएगी, हम ये काम शुरू करेंगे, इतने टाइम के बाद हम कमाना शुरू कर देंगे और आपको लोन ऐसे वापस करेंगे। ऐसे ही होता है। हाँ जी, ये है जब आपको बैंक 50,000 रुपए दे रहा है। और एक बहुत ही क्लासिकल काम हम करते हैं, हम किसी को वोट करने से पहले वोट करके अपने बच्चों की जिंदगी उनके हाथ में ऐसे ही पकड़ा सकते हैं। क्या हमने कभी किसी से भी ये पूछा है कि भाई, वो एक तो कह देता है आपके पास मंच पे खड़ा होकर के कि हम इस गांव का विकास करेंगे, क्या किसी ने भी ये पूछा है कि वो विकास कैसे होगा? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पूछा। अभी हम लोग एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, कुछ मत करो, हम ना तो तुम लोगों को रैली करने की जरूरत, ना ही तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत। हम गांव के ऐसे मंच पे बैठते हैं, 3 MLA के इलेक्शन लड़ने वाले 3 आदमी हैं, या सरपंच का इलेक्शन लड़ने वाले 3 आदमी हैं, यहाँ बैठ जाओ 3 आदमी, एक काम कर भाई, तेरे को 1 घंटा मिलेगा बोलने का, तो न्यू बता इस गांव में के करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो इसलिए पूछते हैं। देखो क्या होता है, हर एक नेता ने अपने गुरु के छोटे होते हैं गांव के अंदर, ठीक है। शरीफ आदमी क्या करता है, शरीफ आदमी उनसे पंगा लेने से डरता है। शरीफ आदमी, क्योंकि हुआ क्या कि वो चाहे चुनाव के मद्देनजर, चाहे आपस में परिवारों के झगड़े के दौरान, ऐसा हुआ कि हम डरने लग गए एक दूसरे का सपोर्ट करने से। हम अलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। अकेला आदमी डरता है दूसरे लोगों से, तो वो पूछने से भी डरता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने पूछा और किसी ने बैठ आराम से ऐसे बोल दिया तो वो सोचता है कि यार मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, और वो पीछे हट जाता है। और उसको देखा देखी फिर और दूसरा आदमी जिसके दिमाग में सवाल था वो भी नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल आपने अपने बच्चे का पूछना ही नहीं। हम तो, मैं वीरेंद्र सिंह के बारे में कहावत क्या है, असली बात है ये। वीरेंद्र डूमर खां मंत्री हुआ करता था हरियाणा सरकार में, है ना? नहीं, उस हरियाणा सरकार में था उस टाइम पे। वो किसी भर्ती के अंदर, पुलिस की भर्ती में, उसके पास में रोल नंबर लेके चले गए गांव वाले एक बच्चे का। उन्होंने बोला कि मैं किस किस का करूंगा, सारा गांव में तो 7 जने हो रहे हैं जिनसे फिजिकल क्लियर कर रहा है। तो उड़े एक शाना सा बुड्ढा था, उन्होंने बोला बात सुन, 5 मिनट वहां बाहर लेकर के, और जितने 6 और थे ना, उन सब का घर फोन कर लिया, भाई तुम भी आए थे? भाई हाँ आए थे। भाई एक काम करा, हम पर्ची घेरता, जिसका हो उसका हो जाओगा। भाई हम किसी के नहीं करते, हम यूं करा काम में तो 1 का करूंगा या 2 का करूंगा, तो हम पर्ची खा जाएंगे, मान जाओगे। वो बड़े समझदार लोग थे, मैं मान गए। मैं बोला सुन रहे, बात सुन भाई, पर्ची घेरा, हाँ 7वां की तू खा ले, कोई सी 2, उन दोनों के नहीं लागे ना तो दोबारा काम में ना बढ़ जाइए। ये थी उस समझदार आदमी की कि उन्हें 7 के 7 परिवार आपस में लड़ने से बचा ली, एक समाधान ऐसा निकाल दिया। अगर कोई समस्या है तो मुझे लगता है उसका समाधान भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके गांव में जितना भी बेरोजगार सबका है, या आपका सबके बच्चे हैं, मैं ये समझता हूं कि किसी को भी क्यों छोड़े हम, भाई कोई भी बच्चा क्यों रहे। आपको मतलब कौन सा ऐसा काम है जो आपको नहीं चाहिए? ग्राम की सफाई करने के लिए भी लोग चाहिए, हम किसी और से क्यों करवाएं? गांव की सफाई ही है फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा भी, वो हम उसके लिए किसी नौकर को क्यों रखते हैं? या तो फिर सफाई इस तरीके से हो कि उसको लगे ना कि हम ये काम कर रहे हैं,
या तो इतनी बढ़िया मशीन ऐसा गांव बना दे कि ये कोई जैसे चपड़ासी वाला काम है, मेरे ख्याल से इस काम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। या फिर उस काम को इतना सम्मानजनक बना दो कि चपड़ासी को सबसे ज्यादा तनख्वाह दे दो, सफाई वाले को सबसे ज्यादा तनख्वाह दे दो। करो भाई, कौन करेगा? देखो आज, अगर आपको पैसा ही चाहिए तो। अगर पैसा और नौकरी जिंदगी में खुशी देती तो मेरे ख्याल से जिंदगी में कोई भी नौकरी पे लगा हुआ आदमी तो कभी सुसाइड ना करता। यहां तो आईएएस हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब पैसा पैमाना नहीं है ना। पैमाना क्या है? पैमाना एक है कि भाई जिस बच्चे के पास जो हुनर है। आप में से टीचर्स भी है कोई? आप हैं? आपने देखा होगा स्कूल के अंदर ना, जैसे आधी छुट्टी होती है तो हर क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ही बैठे रहते हैं, वो खेलना पसंद ही नहीं करते। उनकी जिंदगी उसी दिन खराब हो जाएगी जिस दिन उनका काम खेलना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और एक आधा बच्चा ऐसा भी होगा आप में से, जिनके छोटे बच्चे होंगे, जिसको आप एक जगह बिठा के खाना भी नहीं खिला सकते है जी। एक कौर यहाँ खिलाई, फिर वो उस कोने में चला गया, फिर वहां जाके खिलाई, फिर वो उस कोने में चला गया। अब उस बच्चे को अगर आप एक जगह बैठ के करने वाला काम दे दोगे तो उसकी जिंदगी होगी खराब। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके ब्रेन को, आपके बच्चे के दिमाग को और उसके काम करने के दिमाग को, उसके इंटरेस्ट को, सब कुछ कंट्रोल करता है आपका दिमाग, उस बच्चे का दिमाग। और उस बच्चे के पास में आप सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लीजिए। सचिन को अगर उसकी माँ कितने बैंक में पीओ लगा देती या कितने पुलिस में इंस्पेक्टर लगा देती या होल्डर लगा देती तो उसकी जिंदगी क्या हो जाती, सोचो आप। और यही काम हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कंपटीशन में आईएएस का एग्जाम 10.5 लाख बच्चे भरते हैं हर साल। उसमें से पहले झटके में वो मेरे ख्याल 7,000 डॉक्टर 7,000 छांटते हैं। पहले 7,000 छांटते हैं और फिर 400 बालक छांटते हैं वो साल में। अब 400 ही लगेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की जिंदगियां लील जाता है वो एग्जाम। मैंने कोटा के अंदर देखा, मैं 2 महीने कोटा में रहा। वहां बहुत से लोगों ने अपने बच्चे भेजे हुए हैं कंपटीशन के लिए। कोटा के अंदर मैं जाके बच्चों से जब मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो यार, कैसे, मतलब तुम्हारा सर्वाइवल और तुम्हें कैसा महसूस कैसा होता है, वहां रहने वाले करीब 80% बच्चे अपने घर वालों से नफरत करना शुरू कर चुके हैं। ये जिंदगी खराब करती है हमारी, जिस तरह की जिंदगी वो वहां जी रहे हैं। जबकि पता है कि एक इंस्टीट्यूशन पे जिसपे 10,000 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 1 या 2 का सिलेक्शन होता है, अखबार में उसी का फोटो आता है। हमें लगता है कि यहाँ तो या तो मशीन है वैसे बच्चे पैदा करने की, वैसे बच्चे तैयार करने की। क्योंकि कंपटीशन एक ही काम कर रहा है, सिर्फ इंसान को इंसान से बांट रहा है। आपके ही पड़ोस के बच्चे, मतलब जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास तो फौज, पुलिस, एसएससी, क्लर्क, चपड़ासी, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इसके अलावा हमारे पास तो मालूम ही नहीं है और कुछ भी हो सकता है। फिर नहरी महकमा आ गया, फिर जंगल फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, इतना ही पता है बस हमारे। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत मैं समझता हूं कि अगर गांव का आदमी इस बात को समझ ले कि आपके बच्चे जितना ही इंपॉर्टेंट दूसरों का बच्चा भी है, आखिरी तबके में बैठा हुए आदमी का बच्चा भी उतना ही जरूरी है, उसी दिन आप बैठ के इस बात पे चर्चा करने लग जाओगे कि हमारे वाले बच्चे के लिए क्या सही है और पड़ोस के बच्चे के लिए क्या सही। पॉइंट समझने की, मैं समझा पा रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर पा रहा हूं। तो मैं एक प्रपोजल आपके सामने रख रहा हूं कि इसके ऊपर हम कैसे चर्चा करें और क्या किया जा सकता है।
क्या आपको लगता है कि आप इस गांव के हर एक बच्चे का टैलेंट हमें पता होना चाहिए? हाँ जी, क्या हम इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं इस गांव को इंप्रूव करने के लिए? बताइए सर, नहीं कर सकते? अब वही तो पूछ रहा हूं ना। देखो देखो, या तो जो यहां जो बैठे हैं इनमें से कुछ लोग तो, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। हम लोगों की जो परवरिश है ना, उसके अंदर एक बहुत खास कमी है। वो कमी ये है कि हम किसी भी बच्चे की थॉट प्रोसेस को सम्मान नहीं दे पाते। हम ये मानते हैं कि तू रहने दे, तेरे तो फालतू हमने बेरा है, हमने बेरा है। जो हमने बेरा है वाली जो प्रोसेस है ना, ये अपनी परवरिश में उस पूरे सिस्टम को खराब कर रही है। तो मैं ये कहता हूं कि हम अगर गांव में से कोई भी 10 या 20 बेरोजगार हम ऐसे छांट लें जिनको तैयार किया जाए इस बात के लिए कि जो पूरे गांव के बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज करें कि ये बच्चे ये बताएंगे कि आपके बच्चे के पास में ये टैलेंट है। अब ये पता लग गया कि ये 200 बच्चे ऐसे हैं गांव में जो पैदाइशी स्पोर्ट्स पर्सन है, ये खेल के लिए पैदा हुए। 200 बच्चों के, या तो 200 बच्चों के माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को शहर ले जाओ, 200 के 200 अलग अलग, या दूसरा तरीका यह है कि 200 माँ बाप इकट्ठे हो गए, ये पता लगे कि ये 200 बच्चे हैं, इनके लिए एक कोच आपको गांव में तो लाना, बस 2-3 कोच। जो बच्चा स्पोर्ट्स के लिए पैदा हो रहा है उसके लिए आपको सिर्फ गांव में यही तो करना है, और क्या करना है? कोई बड़ा काम थोड़ी करना है। और जो बच्चा खेलता है कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी खेलता है या कुछ भी करता है, कल को उसी को सिखाने का उसको नौकरी मिल जाएगी। जो भी काम वो कर रहा है या तो उसी काम से उसको पैसा कमाने लग जाएगा। जैसे जो काम मैं करता हूं, मैंने शुरुआत की, मैं सरकारी मास्टर था, मैंने अपनी नौकरी 2011 में छोड़ दी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं इस चीज के पीछे लगा हुआ था, वो मेरा पूरा हो गया था। उस दौरान मैंने सोचा कि अब मुझे सब पूछ रहे हैं कि तो अब क्या करेगा। मैं कहा मैं इसी से कुछ करूंगा, इसमें क्या करेगा? मैं कहा देखें कुछ तो करेंगे। मुझे टाइम लगा, लोगों को समझाने में वक्त लगा, बताने में वक्त लगा, उनको ये कहने में वक्त लगा, लेकिन आज यही चीज मेरा बिजनेस है। ना तो पूरे इंडिया में कोई इस पे काम कर रहा, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई नौकरी इसमें, लेकिन मैं इससे ठीक अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को सोनू से जब मेरी बात हुई कि देख भाई, मैं नहीं चाहता मैंने हरियाणा में कोई बिजनेस नहीं किया आज तक। मैं चंडीगढ़ से करता हूं, वहीं पे चलता हूं, ना ही मैंने हरियाणा में करना बिजनेस। आपके गांव से कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, ना मैं एक भी पैसा दूंगा, ना मैं एक भी पैसा लूंगा। लेकिन मैं आपके गांव के 10-15 बच्चों को इसी प्रोफेशन में तैयार कर सकता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको तैयार कर दिया, वो आपके गांव के अंदर ही रह के आपके गांव को सुधारने का काम वही 10 बच्चे करेंगे। उनको रोजगार भी दे दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास बहुत काउंसलर्स की कमी है। मेरे लगभग 7 स्टेट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट में मुझे जरूरत पड़ती रहती है। एक एक बच्चा एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार रुपए कमा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले वो लोग तो सामने आए जो इस गांव को ये समझते। अब आप लोगों को तो समझ आ गया, मान लो जैसे ही आप गांव के अंदर जाके बात करेंगे फिर से वो नेगेटिविटी फिर आएगी। मैं किसी गांव में जाके बैठ जाता हूं तो जैसे अभी तो हम दूर बैठे हैं, मंच है, कई बार हम बीच में बैठे होते हैं गांव वालों के, उस वक्त वो इतनी नेगेटिविटी आती है कि पूरा दिन यही बात सुनने को मिलती है कि संभव नहीं है। लेकिन जब वहां लगातार 10 दिन 20 दिन इसी बात पे चर्चा होती है तो उसके बाद वो लोग वाकई में खुद करने लग जाते हैं। जहां जहां भी मैं काम कर रहा हूं वहां हर जगह यही हो रहा है, क्योंकि आप बता दो फिर कोई रास्ता। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल, ये तो डिस्कशन करे बिना तो काम चलेगा नहीं ना। मान लो हम अपने को लेके चल पड़े, अपने को, आपका बच्चा है, या तो आप गारंटी लेते हो कि भाई ये कामयाब हो जाएगा ऐसे करके जैसे हम करा रहे हैं, नहीं तो आपको इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी इकट्ठा लग के
कि भाई सारे बच्चों का करना पड़ेगा ना अपने को। तो मेरा बेटा जब पहली बार वंडर किड बना ना, मतलब पहली बार अखबार में आया, टीवी में आया, तो घर आके रोने लगा एक दिन स्कूल से। बोला मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे आज अपने साथ खिलाया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खिलाया? वो कहता है कि इसलिए नहीं खिलाया, वो कहते हैं कि क्योंकि ना तू टीवी पे आ गया तो मेरी माँ ना तेरा नाम लेके मेरे को पीटती है कि उसने कर लिया तो तू भी कर सकता है। वो देख उसके इतने पहाड़े याद हैं, वो देख उसके ये चीज याद है, तू भी कर बैठ के। तो वो दूसरे के बच्चे को देख करके वो अपने बच्चे को जब कहने लगे तो उस बच्चे को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए, मान लो एक आदमी ने, गांव का एक आध बच्चा जिसने जुगाड़ करके सीटेट पास कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जुगाड़ करके सिफारिश लगा के मास्टर बन गया, पूरा गांव मास्टर जी कह रहा है उसको, लेकिन पूरे गांव में एक मैसेज तो चला गया ना कि करप्शन से, चाहे सिफारिश से, चाहे किसी के तलवे चाट के, एक बार बस उस कुर्सी तक पहुंच जाओ फिर आपकी इज्जत है। मैसेज तो चला गया ना, हमने करप्शन की शुरुआत तो कर दी ना। और कितने टीचर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो उस काम को उसने पैशन से नहीं करते, जो पढ़ाना ही नहीं चाहते। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने काम को नहीं पसंद करते लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उनका रोजगार उसी से चलता है। आपके गांव के अंदर चाहे खेती का काम कर रहा हो कोई, चाहे बागवानी किसी को आती हो, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ, कोई आर्ट से जुड़ा हुआ, हर एक काम की ट्रेनिंग प्लस हर एक काम से जुड़ा हुआ व्यवसाय। अब आप ये बताओ कि दिल्ली में जाकर के 60,000 रुपए तनख्वाह लेना ज्यादा बेटर है या गांव में रह के 15,000 अपनी पसंद का काम करना बेटर है? हाँ जी, अगर हमारा बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, हम इस खेती को प्रॉफिट का सौदा बना दें, खेती से हम मुनाफा कमा सकें, अगर हमारा बच्चा अपनी जड़ों में यहीं पर रह करके हमारी आंखों के सामने अपनी पसंद का काम करता रहे और फिर उसी का रोजगार उसको गांव के आसपास ही मिलता रहे, क्या उससे बढ़िया जिंदगी हो सकती है? हैं? महंगाई ये शहर के लिए महंगाई है, गांव के लिए महंगाई नहीं है। हमने देखो पता क्या है, नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये महंगाई है, असल में महंगाई है नहीं। करते हैं, कपड़े धोने का साबुन भी इस्तेमाल होता है, सर्फ भी इस्तेमाल होता है और नहाने का साबुन भी। एक साबुन लगभग 30 रुपए का आता है। 30 रुपए का तो मतलब 20 रुपए से कम तो कोई भी नहीं आता। और उस साबुन को बनाने का टोटल खर्चा 1 रुपए होता है, 1 या 2 रुपए। घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू, वाइपर, गद्दे, दरी, पेन, कापी और कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर हम बनाने लगे तो उसका खर्चा कितना सा आएगा। हमने 6 गांव में काम शुरू किया हुआ एक साथ पैरेलल में। अभी वो शुरुआती फेज में है। हम लोगों ने जो गांव के बच्चे तैयार हुए, हमने उनको ट्रेनिंग दी। पहले मैंने उनको बताया कि एक काम करना है, तुमने गांव में जाओ, उस घर में जाओ, उस घर में जाके उनसे ये पूछो कि आप ये बताओ आपके पास कोई खास हुनर है क्या? कोई तो वहां पे ऐसे कमाल की चीजें निकल के आ रही है। वो एक आंटी कहती है कि भाई मेरे वर्गा अचार नहीं बना सकता कोई। तो वो बच्चा कहने लगा कि वह आंटी जो तरमे की बहू ना मतलब उन्होंने तरमे की बहू को दी कि मेरे वर्गा अचार नहीं बना सकता। मगर फिर आप क्या करेंगे? आप अचार बनाएंगे, बाहर बेचेंगे। गांव के बच्चों, अपना जो बच्चा काम करना चाह रहा है हम बैठ के करेंगे ना। जब मान लो जब हम अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे ना कि हमने गांव में कितनी चीजें हैं जो हम अपने वहीं पे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा काम है, झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता उससे, कोई माहौल खराब नहीं होता, जगह की कोई कमी नहीं, और पूरी दुनिया पड़ी मार्केट के लिए। पूरा देश 125 करोड़ 135 करोड़ की पॉपुलेशन है।
उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं ये तो गाहक है हमारे, गुंजाइश हमारे में होनी चाहिए अपने सामान लेकर बेचने जाने की। लेकिन अपने को ये एक आदमी नहीं कर सकता बस ये काम। अब हमने उसको इस तरह से मैनेज किया कि भाई 6 गांव हैं, हम 6 के 6 गांव के अंदर हम ऐसा करेंगे, गांव से पूछेंगे कि आपके गांव में चिप्स की फैक्ट्री लगाएं, आपके गांव में अचार की फैक्ट्री लगाएं, आपके गांव में झाड़ू की फैक्ट्री लगाएं, आपके गांव में कापी पेन पिलसन इनकी फैक्ट्री जो रोज इस्तेमाल होती है और घर में बना सकते हैं आप लोग। एक गद्दा जो है ना, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, गद्दा जो बेड पे इस्तेमाल होता है, वो लगभग मेरे ख्याल से 2500 से शुरू होता है और 20,000 रुपए का गद्दा आता है। जो गद्दा 7,000 रुपए का आता है ना, उसको बनाने में 500 रुपए खर्च होते हैं, 500 से 1000 रुपया। वो तो क्योंकि टीवी पे ऐड आती है ना, स्लीप वेल ये वो, इसलिए करके वो एक एक गद्दा जो है वो 7-7 हजार कीमत उसकी हो जाती है, इतना खर्चा नहीं आता उसका। और उसकी फैक्ट्री शुरू करने के लिए 50,000 रुपए चाहिए होते हैं। आपके पास आपके बच्चों से जब हम बात करते हैं, जब मैं गांव में जाकर, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने भाषण दिया कल न देश बदला पाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे होता है कि आज आपके बीच में एक विचार आया है, अब आप बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम गामराम को फिर से गांव के अंदर इकट्ठा करेंगे, फिर हम उनसे कहेंगे कि भाई आप, हम इस थॉट को ये मान के चलो कि आप गांव का ही आप रिप्रेजेंटेटिव हमको दे दो, हम उनको ट्रेंड करेंगे कि आपने घर में जाकर के क्या पूछना है। वो घर में जाकर के ये पूछ रहा है कि भाई आंटी आपको क्या लगता है, आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उस स्कूल से आपको कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, तो क्या हम, अगर आपके गांव के सरकारी स्कूल में मैं जो 40 लाख रुपए का जिक्र कर रहा था, अगर मैं आपको ये ऑफर करूं कि जो वो 10-10 हजार में 15-15 हजार में प्राइवेट स्कूल में टीचर है, आप उनको 30,000 रुपया भी देंगे ना, तो 1000 बच्चों के लिए सिर्फ 50 मास्टर चाहिए गांव के सरकारी स्कूल में, वही मास्टर उनने डबल तनख्वाह देंगे तो भी सिर्फ 15 लाख खर्च होया। इसका मतलब 25 लाख गांव का इसी गांव में पड़ा। उस 25 लाख से आप इस गांव के सरकारी स्कूल को चिप्स का बना सकते हो, चाहे संगमरमर का बना लेना, हर महीने 25 लाख है जी। फिर आपके बच्चे के लिए जितनी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उसी पैसे से जनरेट की जा सकती है, आपको कहीं से नया पैसा लाने की जरूरत नहीं। फिर आपके बच्चे को स्कूल के अंदर ही हम बनाना सिखा रहे हैं, काम करना भी सिखा रहे हैं, उसके अंदर काम की, उसको बिजनेस करना भी स्कूल में सिखा रहे हैं। आप ही के सरकारी स्कूल के अंदर हम इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार कर दें कि जो बच्चा जिस काम के लिए बना है वो रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटे उसको उसकी ट्रेनिंग मिल रही है, और जो 2 घंटे की ट्रेनिंग है, जब वो 12वीं पास करेगा तो उसके पास इतना हुनर होएगा कि वो बैठ के अपना काम वहीं से आराम से मस्ती से कर सकता है। साइकिल भी आप अपने गांव के अंदर असेंबल कर सकते हो, मोटरसाइकिल भी बालक अपना बना लेते हैं। कितने बच्चे हेलीकॉप्टर बना लेते हैं जुगाड़ जुगुड़ इकट्ठा करके। तो आपके बच्चों के अंदर भी कितने बड़े साइंटिस्ट बैठे होंगे, कितने अच्छे बिजनेसमैन बैठे होंगे, कितने अच्छे कलाकार बैठे हैं, कितने अच्छे म्यूजिशियन बैठे हैं, कितने अच्छे सिंगर बैठे हैं, कितने अच्छे डांसर बैठे हैं, कितने अच्छे क्या क्या बैठे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप तो सिर्फ सफाई भर्ती करवाने पर लग रहे हो बस। दिक्कत यह है कि हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम अपने अपने बालकों को किधर लेके जाना चाहते हैं और वो वाकई में किस चीज के लिए बना है। तो जब बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जब बच्चों को हम ट्रेन करेंगे तो वो गांव में जाकर के इस बात का पता लगाएंगे कि इस गांव के पास इतनी जमीन है, इस गांव के पास इतने लोग हैं जो खाली बैठ के ताश पीटते हैं, इतने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा उनको, इतने लोग हैं जो आपको पैसे से मदद कर देंगे, टाइम नहीं है उनके पास, इतने लोग हैं जो टाइम दे देंगे, उन पर पैसा नहीं है, इतने लोग हैं जो यूं काम कर सके, इतने लोग गाड़ देने के हैं, इतने लोग साथ आने के हैं, पता तो लग जाए कम से कम। तो जिसने मान लो गाड़ देने में शौक है, जिसका आम आदमी दे देंगे, तो उसने दिन हो उसकी ड्यूटी लगा देंगे, तेरी गाड़ देने की ड्यूटी है। बेसिक पर्पस क्या है कि गांव के अंदर क्या चीज मौजूद है, गांव को चाहिए क्या। देखो जो अपने पास है और जो अपने को चाहिए, वहां तक का सफर तय करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो बैठे बिना तो नहीं होएगा। और उसके ऊपर एक बार चर्चा से भी काम नहीं चलेगा, 20 बार भी चर्चा करनी पड़ सकती है, 30 बार भी करनी पड़ सकती है। उसके लिए मैं आपके बीच में आने को तैयार हूं कि आप कि एक प्रोग्राम हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले आपके बीच में
10, 20, 50 बेरोजगार अगर हम इकट्ठा करके हम उनको ट्रेंड करने की कोशिश करें कि भाई हम ये काम करेंगे, इससे तुमको ये बेनिफिट होगा, गांव को ये बेनिफिट होगा, और आप अपना काम शुरू करो अपने ही गांव के अंदर। अपने को कुछ नहीं करना, ना मेरी जरूरत ना आपको, लेकिन पहले गांव की थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए, एक तो हो सकता है कि आप तक मैसेज ठीक से नहीं गया, क्योंकि हम बच्चों को इनवाइट नहीं किया था किसी को भी, हमने बड़े को बात की थी। कोई बात नहीं, लेकिन आप तक भी पहुंच गया मैसेज, ये तो अच्छी बात है ना। बात थी आपसे करने की कि अब पॉइंट ये है कि गांव की जो सोच है, गांव के जो बड़े लोग हैं, जो मतलब एक 35 साल 40 साल से ऊपर हो गए हैं, जो कोई काम कर रहे हैं या शहर में भी रहते हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर अगली मीटिंग हम इसी सरकारी स्कूल में और सारे गांव को इकट्ठा कर लें एक बारी। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो तो मैंने अभी तक करी भी नहीं है, जो असली में करने आया था। वो इसलिए नहीं की कि मैं चाहता हूं कि एक बार गांव इकट्ठा हो जाए, मैं उसको बताऊं कि भाई अपनी ये रिसर्च है, ये काम है, आपके बच्चों की ये जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लग रही है, ये असलियत में प्रॉब्लम नहीं है, ये खासियत है उसकी। उस खासियत का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, उसके नंबर भी बढ़िया आएंगे, उसके बाद वो खुश भी रहेगा, उसके बाद वो कौन से काम के लिए बन रहा है ये भी पता लगा लेंगे, और उसको कल को आने वाले टाइम में क्या रोजगार देना है इसका पता भी अभी चल जाएगा। हम 1 साल के अंदर अंदर इस गांव के अंदर एक एक बच्चे और एक एक इंसान की बिल्कुल साफ साफ तस्वीर रख देंगे कि ये गांव का इतने सिंगर है हमारे गांव में, इतने डांसर हैं, इतने आर्टिस्ट हैं। मान लो आर्टिस्ट हैं, हमने एक शुरुआत की थी, मेरे पास ना एक म्यो कॉलेज है अजमेर में, उसकी तैयारी करने के लिए एक बच्ची आई मेरे पास। उसकी माँ को मैंने कहा ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। वो कहने लगी कि सर ये ड्राइंग तो बनाती रहती थी बचपन में ना बहुत, और मैंने इसकी सारी ड्राइंग संभाल के रखी हुई है। 10वीं में थी वो, 11वीं में एडमिशन लेना था उसको। तो मैंने कहा आप मुझे दिखा देंगे वो ड्राइंग एक बार। मैंने वो ड्राइंग देखी उसकी, बहुत क्रिएटिव मतलब ड्राइंग। मैंने उसको बोला कि हम ना एक काम करते हैं, इसकी ड्राइंग की एक एग्जीबिशन लगाते हैं। वो एग्जीबिशन लगाई हमने सेक्टर 7 में चंडीगढ़ में। उसके पापा एसडीएम थे, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि उसको उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो उसने तीसरी क्लास से लेके और 10वीं क्लास तक 7 साल में जितनी ड्राइंग बना रखी थी, यू विल बी सरप्राइज टू नो उसके स्कूल म्यो कॉलेज का खर्चा 1 साल का 7.5 लाख रुपए था, और 7,20,000 रुपए की तो ड्राइंग बेची उस प्रोसेस में उस बच्ची ने। कोई ड्राइंग 2,000 की बिक रही है, कोई मतलब 30,000 की भी बिक गई उसकी एक ड्राइंग। तो बोली लगा दी हमने, जैसे एक ड्राइंग बहुत लोगों को पसंद आई, हमने बोली लगा दी। करीब 15 लोग थे उसको लेने वाले, जो ज्यादा लगाए कि सबसे ज्यादा इसको मिल गई। अब बाकी सबको बोल दिया कि तुम एक काम करो, कितनी बोली लगा रही, इतने रुपए जमा करा दो, तुम्हारे लिए नहीं बनवा देंगे 15 और। तो जिस बच्चे ने बनाई वो तो दोबारा फिर बना देगा वैसे ही, क्या दिक्कत है उसको। तो अपने बच्चे के पास जो टैलेंट है उसी से रोजगार जनरेट किया जा सकता है, और बहुत आसानी से। वो बच्चा बहुत मस्ती में मस्त अपना काम भी कर रहा है, पैसा भी कमा लेगा। और मुझे लगता है अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा ना, तो उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है भाई। महंगाई क्या करेगी, अपने को रोटी खाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसे से खुशी मिलती फिर तो गरीब आदमी को खुश होने का हक ही ना होता। खुशी मिलती है उस काम को करने से जिसमें मजा आता है। किसी को बात करने में मजा आता है, तो वो आदमी ढूंढता फिरता है काम में, ऐसा कोई ना कोई पाओगा, कितने तो बैठने का जुगाड़ पाओ है, उन्हें बैठ के चालू हो जाएगा वो, क्योंकि उसको बात करने में मजा आता है। तो उसको काम देंगे आप बात करने का, क्या दिक्कत है, तनख्वाह भी देंगे, ले तो या बात उड़ा के हाथ, उसको 5 रुपए देंगे, कहने क्या, उसमें मजा आ रहा है उस काम को करने में। जिस काम को करने में मजा आ रहा है उस काम को करने का पैसा मिले ना मिले, रोटी जरूर मिल जाती है। तो आप किसी को टोकरी बहुत अच्छी बनानी आती है, कि गांव में दरियां होती होंगी, पहले तो दरियां अपने हाथ से बनाती थी। मेरी दादी, मेरे को याद है, मेरी बुआ दरी बनाती रहती थी। आप कभी बाजार से खरीदा ही नहीं कुछ भी आपने,
क्योंकि हमने क्या किया, हमें लगा कि वो डिजाइनर चीजें बहुत अच्छी होती है, उससे रेपुटेशन बढ़ती है। ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास दिमाग क्रिएटिव है तो वो गांव के अंदर ऐसी दरी बना देंगे कि उसको लेने के लिए बाहर जाएंगे। ऐसे कितने गांवों में लोग अपने घरों में काम करते हैं और विदेशों से उनके पास कस्टमर आते हैं ऑनलाइन। अपना सारा सामान ऑनलाइन बेचा करेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत चीजें हैं जो हम किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक भी बच्चे को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन बशर्ते कि एक बार गांव राम बात करने के लिए आ जाए इधर। हम लोग कोई भी तारीख रख लेंगे, अंकल जी को बता देंगे कि भाई आज गांव राम इकट्ठा हो रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको तो पता है कौन कौन लोग हैं जो आए हुए हैं, आप लिस्ट बना लेना एक बारी। आप सब बैठ के एक मीटिंग कर लीजिए और आपका काम है ये कि अगली बार गांव लोगों को घर से निकाल करके लाना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप वो लेने का क्या मकसद है, उनका आने का क्या फायदा होगा कि उनको वो बात पता लगेगी कि हम किस लॉजिक पे बात कर रहे हैं। तो जो गांव के 10-15 बच्चे हमने तैयार करे थे कि ये 15 बालक है भाई, तो सारे गांव को ये पता लग जाए कि ये 15 बालक इस काम पे लग रहे। तो वो उनको घर में जब बात करने के लिए जाएंगे तो वो खुल के उनसे बात कर पाएंगे। ये पर्पज है इनका बात करने का, समझ रहे हैं आप? और ये बहुत आसान है, लंबा जरूर है, लेकिन इससे हम अपने बच्चों की जिंदगियों को आसान बना सकते हैं। आसान बनाना है। और मैं समझता हूं जिंदगियां जो इतनी मुश्किल हो गई हैं, जो इतनी परेशान हो गए हैं लोग बाग, जो इतने दुखी रहते हैं, उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, अगली पीढ़ियों को बचाया जा सकता है। अगली पीढ़ियों के बारे में चर्चा करने बिना उसके लिए हम, आप देखो हमारी ड्यूटी है ना, अपने बच्चे को ऐसा समाज देना जहां सब कुछ खुश शांति से हो, अच्छा हो, उसको रोजगार भी मिले। तो उसके लिए काम करने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो आया ही हूं आपके बीच में। मैं भी तो अपने बच्चे को वो समाज देना चाह रहा हूं कि जब मेरा बच्चा भगवतीपुर से जाए तो मतलब उसको वहां शांति नजर आए, कोई दिक्कत नहीं, उसको सेफ फील हो। कहीं भी पहले किसी के भी घर में घुस जाते थे, ताई चाय पिला दे, लस्सी दे दे, रोटी दे दे, कोई भी। अब दरवाजा खटखटाते हुए डरते हैं, बाहर घंटी लगा रखी है। पहले खुले आंगन हुआ करते थे क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा था। आज भरोसा खत्म हो गया क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हैं। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, दोबारा फिर से वही भरोसा जाग जाएगा, दोबारा फिर से सारे के सारे उसी तरीके से काम जाए। और ये पॉसिबल है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं। अगर ये नहीं होता तो मैं भी ना आता आपके बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये संभव है और इसके अलावा और दूसरा रास्ता आपके सामने है ही नहीं। अदरवाइज हम अपने समाज को एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। अगली पीढ़ियां, मतलब मुझे नहीं पता कैसी जिंदगी जीने के लिए आप तैयार कर रहे हो और हम तैयार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मतलब मेरे साथ में मतलब लेडीज भी हैं, तो कल को जब घरों में जाना है या बच्चे को जब हमने उनको तैयार करना है तो हम लड़कियों को भी तैयार कर सकते हैं इस चीज के लिए कि जब लड़कियों वाले तबके को संभालना है तो उसको वो संभाल लें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को मेरे ख्याल से खत्म कर